नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हुआ है और सभी सीटों पर काफी दिलचस्प मुकाबला है, कहीं कहीं त्रिकोणीय भी दिख रहा है। ऐसे में हमारे साथ मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा पत्रकार हमारे साथ संदीप भी हैं जो लगातार रिपोर्टिंग करते हैं क्षेत्रों में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार और मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों के एग्जिट पोल पर जो बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे कहां से क्या स्थिति। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करेंगे मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो 59.17% वोटिंग हुआ है। 1,87,150 मत टोटल पड़े हैं और 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं। भाजपा से एनडीए समर्थित रंजन कुमार, तो कांग्रेस से महागठबंधन के विजेंद्र चौधरी और जनसुराज से एके दास। चूंकि अब जो है चुनाव संपन्न हो चुका है तो सीधी बात करेंगे कौन इसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है और जीतने का कारण क्या है। मुजफ्फरपुर जिले की यदि हम बात करें तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? मुजफ्फरपुर में जैसे आपने बात किया कि हम और मुजफ्फरपुर का इस बार का जो ट्रेंड है, कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत पिछले साल से ज़्यादा है। तो यह एक है कि मतदाताओं ने वोट किया है। अब है कि किसके पक्ष में और कहाँ कैसे हुआ। तो जो हम लोग देखे चुनाव के दिन का जो ट्रेंडिंग चला, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यूपीए और एनडीए के कोर वोटर एनडीए के साथ पूरी तरह से तटस्थ नहीं दिखाई दे रहे थे। और जहाँ तक यूपीए की बात है तो यहाँ विजेंद्र चौधरी जो विधायक हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, जीते थे और इस बार भी मैदान में हैं। तो एक तरह से यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला हो रहा है एनडीए और यूपीए महागठबंधन के प्रत्याशी के बीच। उसमें एक नए प्रत्याशी इस बार आए जो नई पार्टी है जनसुराज, जिसकी हम बात करेंगे। तो जनसुराज ने यहाँ पर एक नए उम्मीदवार को सामने लाया जो कहीं ना कहीं पेशे से चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। तो उन्होंने भी वह भी मैदान में है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लड़ाई सीधी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज के वोट पर भी विजय का राह किसके लिए आसान होगा और किसके राह को रोकेगा, उस पर भी डिपेंड वही करेगा। क्या लग रहा है संदीप आपको मुजफ्फरपुर सीट की बात करें? पिछले चुनाव 2020 के चुनाव से वोटिंग परसेंटेज 4% बढ़ा है और महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा, और वैसे तो कहा जाता है कि बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो सरकार के खिलाफ जाता है, पर इस बार जो मुजफ्फरपुर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर के ठीक बगल वाले सीट गायघाट विधानसभा क्षेत्र। और गायघाट की यदि हम बात करें तो वहां पर जेडीयू से कोमल सिंह है, राजद से निवर्तमान विधायक निरंजन राय है और जनसुराज से अशोक सिंह है। टोटल यदि वोटिंग की बात करें तो वहां पर 69.29% वहां पर वोटिंग हुआ है। 2,23,103 टोटल वोट पड़े हैं। गायघाट का जो सिनारियो है वह क्या दिख रहा है आपको? क्या गायघाट में स्टार्टिंग में जो हम लोग देखे वहाँ पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर विरोध है। इस बार मुजफ्फरपुर में कई सीटों पर टिकट बंटवारे के बाद खास करके दोनों में, महागठबंधन में और एनडीए में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई। तो वो गायघाट हमारा ऐसा सीट रहा जहाँ पर नाराजगी थी, यानी कि जेडीयू से वहाँ प्रत्याशी महेश्वर यादव जी पूर्व विधायक वो भी दावेदार थे और अंत में पार्टी ने पिछले बार की प्रत्याशी रही कोमल सिंह को वहाँ पर पार्टी में शामिल किया और टिकट दिया। वहीं महेश्वर यादव शुरुआती दौर में विरोध में थे, लेकिन वह चले गए आरजेडी के तरफ खुल के। तो कहीं ना कहीं वहाँ के विधायक हैं निरंजन राय, उनके पक्ष में जाने से उनका जो कोर वोटर है महागठबंधन का वह एकजुट दिखाई दिया। वहीं इधर जेडीयू की कोमल सिंह है, इनका भी जो कैंपेनिंग का तरीका है या जिस तरह से कोर वोटर की एकजुटता है, तो वहाँ भी एक तरह से कांटे की टक्कर है। वहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है कि वहाँ से जनसुराज के प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, जो कहीं ना कहीं जेडीयू की प्रत्याशी है कोमल सिंह, इनके समाज से आते हैं और वह कितना प्रभाव लोगों में करेंगे, इनके कोर वोटर को डैमेज करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनका जो मत जो उनके पास होगा उस मत को भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल गायघाट में दोनों में सीधी टक्कर है। अच्छा तिवारी जी, एक चीज और है, जेडीयू प्रत्याशी कोमल सिंह के पिता विधान पार्षद दिनेश सिंह की चुनाव प्रबंधन पर भी सवाल नहीं है। उनका जो चुनाव प्रबंधन होता है, वैशाली लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने नज़दीक से देख लिया था और उनका जो है लाख राजद ने मुन्ना शुक्ला को उतार दिया था। इसके बाद भी दिनेश सिंह का चुनावी प्रबंधन भारी पड़ा और वहाँ से इनकी पत्नी बीना देवी की जीत हुई थी। तो इसका भी तो असर गायघाट में रहेगा, क्योंकि लगातार विधान पार्षद उनकी एक अलग पकड़ है। आपने बिल्कुल सही कहा।
क्योंकि एक है कि मतदाता जो होते हैं जो गाय घाट की, तो वह एक चीज़ देख रहे हैं कि एक तरफ वहाँ विधायक हैं निरंजन राय, और जो वहाँ पर प्रत्याशी उनके परिवार में दो दो जनप्रतिनिधि हैं। तो एक तो मैनेजमेंट यहीं से शुरू हो जाता है कि भाई यहाँ रहे नहीं रहे परिवार में लोग पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं और एक एक पंचायतों से सीधा कनेक्शन है। तो प्रबंधन की बात तो सही में से यह भारी होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पर उनके माता जी भी सांसद हैं जो वहाँ गाय घाट की विधायक रही हैं। तो इस तरह से हम लोग गाय घाट को क्या देख रहे हैं संदीप? कोमल सिंह वहाँ नॉन चेहरा है। पिछले 2020 के चुनाव में लोजपा से वहाँ वो प्रत्याशी और थे, जीत हार का अंतर भी कम था। कम था और इसके कारण उनके पिताजी पे भी कार्रवाई जदयू के द्वारा किया गया था, क्योंकि उन्होंने नहीं, वह बात अब पुरानी हो गई। अब तो नीतीश कुमार खुद आए और लगातार और कैंपेनिंग उनके लिए कैंपेनिंग भी की है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कोमल ने खुद किया है। निरंजन राय से कहीं ना कहीं जनता थोड़ी नाराज थी पुल वाले मैटर पे। वीडियो भी सामने। जी, उसका विरोध का भी वीडियो आया, क्षेत्र में जनता ने भी उनका विरोध जदयू का किया। पल तो ऐसा रहा था। कोई मतलब कोमल के साथ होता नजर नहीं है, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं गाय घाट के बाद औराई विधानसभा क्षेत्र। औराई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 68.58% वोटिंग हुआ है और टोटल वोट वहां पर औराई में 2,73,174 वोट पड़े हैं। तो ऐसे में यदि प्रत्याशियों की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन निषाद की बहू रमा निषाद भाजपा से थी, वहीं भगिंदर सहनी वीआईपी से थे यानी महागठबंधन के थे। जन सुराज से वहां पर यदि बात करें तो राधा रमन थे और दो अन्य प्रत्याशी भी थे। आजाद समाज पार्टी का अफ्ताब आलम जो पिछली बार महागठबंधन के प्रत्याशी से मुस्लिम समाज से आते हैं, और अखिलेश राय जो गणेश राय के बेटे हैं। गणेश राय और पांडु राय यानी उनके पिताजी और दादाजी लगातार उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए हैं। एक अच्छी खासी पकड़ है, यादव समाज से आते हैं। तो औराई पर आप क्या कहेंगे? औराई में आप सीधा सीधा यह गणित रहा कि जो वहाँ पर एक तरफ एनडीए के जो कोर वोटर अपने साथ रहे, और यूपीए जो महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन का जो कोर वोटर है उससे दो ऐसे चेहरे चुनाव लड़ रहे थे जो औराई में नोन है, कोई अननोन चेहरा नहीं है। उनकी भी वोट है अपनी वोट भी है व्यक्तिगत। खास करके अखिलेश राय की बात करें तो वहाँ के भ्रष्टाचार के लोग के अस्पतालों के कुव्यवस्था को लेकर आंदोलन करने का उनका भी चेहरा जनता के बीच है। उसी तरह अफ्ताब आलम है जो पिछले बार माले से चुनाव लड़े थे और इस बार माले ने टिकट नहीं दिया, यानी उनको महागठबंधन खुद चुनाव लड़े थे, उनकी भी एक पकड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर औराई सीट की बात करें तो वहाँ महागठबंधन के कोर वोटरों में टूट है। वहीं दूसरी बात अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ पर कोर वोटर एकजुट दिखाई दिए, और इस शुरुआती दौर में तो लगा कि इनके कोर वोटर या इनका विरोध हो रहा है, लेकिन जब वहाँ के जो विधायक और मंत्री रामसूरत राय जी जो टिकट नहीं मिला था वो अभी आके सपोर्ट कर दिए, तो एक तरह से प्लस हो गया। हाँ, एनडीए का एक माहौल बना। अब देखना होगा कि वहाँ पर कहाँ टिकता है महागठबंधन के प्रत्याशी। अब हम आ गए मीनापुर से राजद के लगातार कई बार से विधायक मुन्ना यादव हैं, तो अजय कुशवाहा जेडीयू से एनडीए के प्रत्याशी हैं। वहीं जन सुराज की यदि हम बात करें तो कुमार पुष्पेंद्र वहां पर जन सुराज से हैं। 77.58 जिले में सबसे अधिक यदि बात 77.58% वहां पर मतदान हुआ है। 2,19,232 मीनापुर में। मीनापुर का आप देखें तो मीनापुर में कहीं कुछ नहीं है, सीधा टक्कर है। वहाँ कोई त्रिकोणात्मक नहीं है जो सीधी लड़ाई। चूँकि अभी तक हम लोग जो बात किए वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लगता था कि एक कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है, कोई कोण नहीं बन रहा है। वहाँ मुन्ना यादव, राजीव कुमार मुन्ना यादव जी वहाँ के विधायक हैं और उनकी लड़ाई है वहाँ के पूर्व विधायक रहे दिनेश प्रसाद सिंह के पुत्र अजय कुमार से। तो वहाँ पर एक तरह से देखें अजय कुमार भाजपा में थे, उन्होंने जेडीयू ने टिकट दिया, एनडीए गठबंधन से रहे हैं, और इधर मुन्ना यादव हैं। तो दोनों लोगों में वहाँ पर सीधी लड़ाई है और दोनों अपने कोर वोटरों को कितना साध पाते हैं इस पर निर्भर करता है जीत और हार। बिल्कुल, जिस तरीके से मीनापुर की बात आई तो वहां पर सीधी लड़ाई है जेडीयू आरजेडी यानी एनडीए और महागठबंधन। अब हम चलते हैं बरुराज, और जहां पर 73.72% वोटिंग हुआ है। टोटल वोटिंग 2,50,140 मत पड़े हैं। बरुराज की बात करें तो बीजेपी के निवर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह इस बार प्रत्याशी थे, वहीं राकेश कुमार वीआईपी से थे, हीरालाल खगड़िया जन सुराज से थे। बरुराज में जो स्थिति है वह जीत हार का अंतर काफी कम रहने की उम्मीद है। बिल्कुल। अब फिर बरुराज की बात हम करें तो वहाँ भी एक तरह से लड़ाई त्रिकोणात्मक दिखाई दे रही है। हालांकि है लड़ाई आमने सामने की, एनडीए और यूपीए के बीच, महागठबंधन के बीच, लेकिन एक जो प्रत्याशी वहाँ से जन सुराज ने दिया था खाड़िया को, खाड़िया जी जो है वहाँ
पहले जनप्रतिनिधि रह रहे हैं, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, और एक उनका अच्छा खासा जनाधार है, जिस समाज से आता है उसका अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन वह समाज कोर वोटर है, फिर हम कहेंगे एनडीए की, जो जिस समाज से आते हैं, तो उनका क्या रुख रहता है, उनके तरफ क्या बराबर की लड़ाई बरूराज में है, लेकिन वहाँ भी जीत हार का कम होगा, और वह जन सुराज के प्रत्याशी भी फैक्टर है बहुत बड़ा। बिल्कुल। बरूराज के बाद यदि मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो साहेबगंज सबसे हॉट सीट, साहेबगंज हॉट सीट हम इसलिए करें कि पिछली बीते चुनाव में वीआईपी एनडीए के साथ था और राजू सिंह वीआईपी के प्रत्याशी थे, जीते, फिर पार्टी टूटी, भाजपा में शामिल हुए, मंत्री बने और लगातार सुर्खियों में रहे। तो इस बार भी वो भाजपा के प्रत्याशी थे राजू सिंह, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, और पृथ्वीनाथ राय राजद से हैं, ठाकुर हरि किशोर सिंह जन सुराज से हैं। तीनों की अपनी अलग अलग पकड़ है। वहां पर जिस तरीके से राजू सिंह की अलग पकड़ है, तो पृथ्वीनाथ राय भी उनकी पकड़ है, और ठाकुर हरिकिशोर भी पुराने नेता हैं साहेबगंज का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और राजू सिंह के साथ क्या है कि जहाँ से राजू सिंह की बात करें, साहेबगंज वो दियारा क्षेत्र है, और एक समय कहीं ना कहीं वहाँ पर आतंक होता था, नक्सली आतंक हो या फिर जो है या कई अपराधियों का माहौल रहता था, तो उनका जो उदय हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं वो एक माहौल ठंडा है, बैलेंस है, कहीं ना कहीं पावर बैलेंस है अपराधियों के साथ, तो वह एक उनकी अपनी छवि है। लेकिन लड़ाई की बात करें तो वहाँ भी लड़ाई आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि जो पृथ्वीनाथ राय की बात की है वो कहीं ना कहीं वहाँ के पूर्व विधायक मंत्री रामविचार राय जी के रिश्तेदार हैं, और आरजेडी के जो है कोर वोटर के जो वर्ग है, कोर वोटर, उसके तरफ से प्रत्याशी दिया है वहाँ, तो इसलिए सामने की टक्कर। लेकिन ठाकुर हरिकिशोर सिंह भी वहाँ लगातार सक्रिय रहे हैं, और वह अभी एक जनसुराज से लड़ रहे हैं, तो अभी एक फैक्टर है। लेकिन 19-20 में यदि बात करें तो साहेबगंज में एनडीए का कुछ पूरा पल्ला भारी है, और कहीं ना कहीं सीधी लड़ाई है, जिस लड़ाई में एनडीए वहाँ आगे दिखा। अब हम आ गए पारू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बीजेपी के लगातार कई बार से विधायक अशोक सिंह निर्दलीय खड़े हो गए, यानी बागी हो गए, और आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मदन चौधरी एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहीं शंकर प्रसाद राजद के प्रत्याशी हैं, रंजना कुमारी जन सुराज से हैं। तो ऐसे में पारू की भी काफी दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि अशोक सिंह निर्दलीय होने के बाद भी फैक्टर हैं। बिल्कुल, पारू में एक तरह से वहाँ पर एनडीए से सीधी लड़ाई नहीं है, एनडीए और महागठबंधन के बीच वहाँ सीधी लड़ाई नहीं दिखती, लेकिन वहाँ पर एक तरह से कहें तो त्रिकोणात्मक लड़ाई है। त्रिकोणात्मक में भाजपा के बागी और वहाँ के विधायक अशोक सिंह हो गए एक तरफ जो है वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं शंकर यादव भी वहाँ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके कारण उनके प्रति भी जनता की सहानुभूति है कि भाई 3-4 चुनाव लड़े, और काफ़ी कम मतों से वो हार जीत होता है। कुल मिलाकर के वहाँ पर अशोक सिंह का जो फैक्टर है वो इससे एनडीए के प्रत्याशी कमजोर हो गए। इनसे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एनडीए के वहाँ के बागी हुए हैं, और वहाँ के अभी तत्कालीन विधायक है, 3-4 बार विधायक है, पकड़ भी है उनकी जनता के बीच, और इस तरह से तो वहाँ पर एक लड़ाई हो गया सीधे शंकर राय, अशोक सिंह और मदन चौधरी के बीच। लेकिन एक और वहाँ जनसुराज की प्रत्याशी हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं हमारे एनडीए की जो कोर वोटर के बीच है, रंजना कुमारी जो भूमिहार समाज से आती हैं, तो बात हाँ, तो इसलिए वह भी कहीं ना कहीं एनडीए की ही नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि कोर वोटर हैं, तो वहाँ लड़ाई दिलचस्प है और एक तरह से त्रिकोणात्मक मुकाबला है। अब हम बात करें मुजफ्फरपुर जिले के सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बोचहा की, जहां पर 76.35% मतदान हुआ है, 2,18,123 टोटल वोट पड़े हैं। राजद के निवर्तमान विधायक अमर पासवान प्रत्याशी है, तो एलजेपी से पूर्व विधायिका बेबी कुमारी प्रत्याशी हैं, वहीं उमेश कुमार रजक जन सुराज से हैं। और बोचहा की जो बात है वहां पर नेक टू नेक फाइट की चर्चा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीत हार किसकी होती है, इस पर क्या राय है आपकी? वहां पर आपने ठीक ही कहा, बोचहा में सीधा लड़ाई है, इसलिए सीधी लड़ाई है कि वहाँ पर पहले से राजद के विधायक है, बेबी कुमारी में विधायक रही और एनडीए की प्रत्याशी है। तो स्टार्टिंग शुरुआती दौर में वहाँ पर लगा कि महागठबंधन भारी चल रहा है, जो प्रबंधन की बात करें, लेकिन धीरे धीरे 2-3 तीनों में जो ट्रेंड बदला, चुनाव आते बेबी कुमारी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जो कल हम लोग घूम रहे थे, कई बूथों पर गए, कई लोगों से बातचीत किया, वहाँ युवाओं से, महिलाओं से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मुख्यमंत्री का जो लाभार्थी वोटर है वह वहाँ छुपा था। समाज को भी बेबी कुमारी ने अपनी मेहनत के दम पर साथ लिया है, और वह कितना उनका
जो है साधने की बात कितना वोट में बदला यह देखने की बात होगी, लेकिन वह सीधी लड़ाई है। सीधी लड़ाई है और जीत हार का मार्जिन बहुत कम रहेगा बोचहा। हाँ, कम रहना चाहिए, बहुत कम रहना चाहिए, क्योंकि नेक टू नेक। नेक टू अमर पासवान ने भी मेहनत कम नहीं किया। अमर पासवान भी लगातार पार्टी और कार्यकर्ताओं के अलावे पति पत्नी खुद लगे हुए थे। और वहाँ पर बोचहा का बनावट है, भौगोलिक है कि नदी गंडक उस पार और इस पार, एक आदमी इस पार के हैं और एक आदमी उस पार के हैं, तो दो ब्लॉक है, खास करके मुसहरी बोचहा। तो बोचहा में जहाँ हम लोग ने ट्रेंडिंग देखा कि वहाँ पर महागठबंधन का कुछ भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग इस पार आए तो आए, फिर हाँ भारी दिखने लगा। तो इसलिए दोनों मिला के और दोनों लोगों ने कितना अपने वोटर को सहेजे, क्योंकि वहाँ पर 6 बजे तक भी लोग लाइन में था, जो लास्ट टाइम था, तो 4-5 बजे तक कई बूथों पर लोग लाइन में लगे रहे। तो दोनों तरफ से कसम कस है। सुरक्षित क्षेत्र की नहीं बात करते हैं तो उसके ठीक बगल में सकरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, वो भी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और कांग्रेस से उमेश राम वहां पर है। वहीं आदित्य कुमार जदयू से हैं, जिनके पिता भी पूर्व विधायक निवर्तमान विधायक हैं और जदयू से थे। तो ऐसे में वहां पर, और यदि रेणु पासवान एक जनसुराज से है, टोटल 75.35% वोटिंग हुआ। टोटल वोट की बात करें तो 2,55,38 वोट पड़े हैं। सकरा भी चूंकि सुरक्षित दोनों है और आसपास सकरा में बड़ा दिलचस्प लड़ाई हो। सकरा का जो प्रत्याशी है उमेश राम, वह भी 3-4 चुनाव से लगातार है और पिछली बार हम लोगों ने देखा था जीत हार का मार्जिन बल्कि न के बराबर, हाँ बहुत कम था। तो इस बार वहाँ बड़ा दिलचस्प लड़ाई है और खास करके जो लास्ट मूवमेंट में वहाँ थोड़ा सा भीतरी और बाहरी का भी एक फैक्टर। राहुल गांधी ने भी सभा, राहुल की सभा भी हुई और वहाँ लोकल में भी, चूंकि अशोक चौधरी कांटी से आते हैं और वहाँ चुनाव जीत गए थे। कोई बड़ा 5 साल में कोई बड़ा योजना है, तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि लोगों के अंदर एक फीलिंग्स था और वहाँ भी पार्टी में टूट है। एनडीए वहाँ के कार्यकर्ता एक साथ नहीं है, तो उनका अपना भीतर घात कोर वोटर भी है उनके पास है, ये है। और इसमें यह देखना होगा कि सहानुभूति लहर अगर जाती है उमेश राम के साथ अगर जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी लड़ाई दिलचस्प होगी, लेकिन वहाँ भी है टक्कर आमने सामने। सकरा के बाद अब आ जाते हैं कुढ़नी की यदि हम बात करें तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 75.63% वोटिंग हुआ है। टोटल वोट 2,31,860 पड़ा है। बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो राजद से सुनील कुमार सुमन उर्फ बबलू कुशवाहा हैं। वहीं मोहम्मद अली इरफान जनसुराज से हैं। अबोध शाह भाजपा के बागी निर्दलीय हो गए हैं। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया वहाँ। देखिए, इस जिले में 2 वीआईपी सीट, एक वीआईपी सीट साहेबगंज जिसकी हम लोग बात किया और दूसरा यह वीआईपी सीट में शामिल है कुढ़नी इसलिए वीआईपी सीट है कि वहाँ से खुद पंचायती राज मंत्री चुनाव मैदान में हैं। और बबलू कुशवाहा जो आपको महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं उनके स्वजन पूर्व मंत्री बसावन भगत के करीबी रिश्तेदार हैं। तो वहाँ भी यह लड़ाई आमने सामने की है। अब रही भीतरघात की बात करेंगे तो दोनों दलों में वहाँ पर कोर वोटर में टूट है। एक तरफ आरजेडी के भी जो निर्दलीय, जिनका आपने नाम लिया है, निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी के कोर वोटर हैं। और इधर जो अबोध शाह की बात करेंगे तो वह भी कहीं ना कहीं एनडीए के साथ रहे हैं, लगातार जेडीयू में भी रहे और भाजपा में भी रहे। जनसुराज से मोहम्मद अली इरफान है, मुस्लिम समाज से आते हैं, जो मुस्लिमों की संख्या में निर्णायक है। इसलिए निर्णायक है कि कुढ़नी में प्रमुख ही कई बार उस समाज से लोग रहे हैं और वहाँ एक अच्छा है। तो वहाँ भी लड़ाई जो है बहुत, मैंने मगर जीत हार का वहाँ मामूली अंतर, चूंकि पिछले बार भी आप देखे हुए जब अनिल सहनी वहाँ लड़ रहे थे चुनाव और केदार गुप्ता, तो मामूली अंतर से जीत हार हुआ था। वह भी उपचुनाव है तो एकदम मैंने एक तरफ पटाखा बजने लगा और बाद में पता चला कि जहाँ पटाखा बज रहा वहाँ से पटाखा। क्या कहेंगे संदीप, कुढ़नी बड़ा दिलचस्प है। पिछली बार उपचुनाव में तो दोनों वोट पटाखा छूटा था। कहना मुश्किल है, बिल्कुल मतलब कहा नहीं जाता है अंतर 100, 200, 500 के भीतर में सिमट जाएगा जो भी जीतेंगे। कारण वही है कि वोटों का बिखराव हुआ है। मतलब त्रिकोणीय लड़ाई लोगों को शुरू में लगा था, पर वो बहुत सारे वर्गों में बटा। वोटिंग हुई पर वोट में बिखराव हुआ है, जिसका असर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की कांटी विधानसभा क्षेत्र। कांटी विधानसभा क्षेत्र में आसपास के जिलों में चर्चा होती है। कांटी ब्लॉक नहीं, कांटी अपने आप में जिला है। चूंकि राजनीतिक रूप से इतना वहाँ पर डेवलप है, लोग राजनीतिक समझदार सूझबूझ वाले हैं कि कांटी की चर्चा लाजमी है। और वहां पर 2 पूर्व मंत्री आमने सामने थे। जदयू की बात करें तो पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार लगातार कांटी में बने रहते हैं, कांटी की समस्याओं को उठाते हैं, विधायक रहे या न रहे। दूसरी ओर बात करें तो जमीनी नेता इसराइल मंसूरी भी हैं, मुखिया से विधायक बने और मंत्री बने, पूर्व मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ मामला काफ़ी दिलचस्प है और
दोनों तरफ से प्रत्याशी में गहमा गहमी है, काफी लड़ाई। और जन सुराज की बात करें तो सुदर्शन मिश्रा हैं। सुदर्शन मिश्रा बुमियार समाज से आते हैं और पिछली बार निर्दलीय भी अजीत कुमार ने सेकंड पोजीशन ला दिया था। उस समय एक तरह से कहा जाए तो एलजेपी चिराग की जो अलग चुनाव लड़ी थी उसमें विजय कुमार सिंह लड़ गए थे। विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो अजीत कुमार जीत सकते थे निर्दलीय भी, और वहां पर निर्दलीय लोग भी जीते हुए हैं। तो ऐसे में कांटी बड़ा दिलचस्प है, बड़ा कहना मुश्किल। अंत समय तक दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे। और बिल्कुल 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 आपका एकदम बिल्कुल सही आकलन है। और कांटी की बात करें तो कांटी में भी लड़ाई आमने सामने की ही है, एक तरह से आमने सामने की लड़ाई है। और वहाँ लड़ाई में चूँकि पहले लगा शुरुआती दौर में कि त्रिकोणात्मक होगा सुदर्शन मिश्रा जी के आने से, तो वह कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति है। और वहाँ पर भी अजीत कुमार और इसराइल मंसूरी जी में सीधी लड़ाई है। इसराइल मंसूरी का भी वहाँ पर एक अच्छा पकड़ रहा है, एक अच्छी, और उसी तरह से इंजीनियर अजीत कुमार का, तो वहाँ पर भी सीधी लड़ाई है। लेकिन एक विद्रोह था, जेडीयू में कई पार्ट में लोग बंटे हुए थे जिसको अजीत कुमार ने एकजुट किया। खास करके जमाल जी की बात करें, इरफान दिलकश की बात करें, वो राजद के पूर्व विधायक जो थे गुलाम जिलानी उनको भी उन्होंने ला दिया। यानी मुस्लिम वोट को भी अजीत कुमार, वहां पर एक अलग पकड़ है। टीम अजीत काफी सक्रिय रहता है वहां। लेकिन जिस तरीके से अजीत कुमार ने इस बार कोई चूक नहीं करने की कोशिश की है, राजद के पूर्व विधायक मुस्लिम उनको तोड़ लाया। जमाल जो राजनीतिक रूप से अजीत कुमार के विरोधी रहे, उनको भी साधने में कोशिश की। इस बार जो जन सुराज के सुदर्शन मिश्रा थे, उनको लेकर के भी कोई मंतव्य विरोध वाली बात नहीं। अजीत कुमार बड़े सदे हुए इस बार लड़े। और वहाँ पर खास करके जनता दल यू के पुराने 3 दावेदार, चूंकि अभी भाजपा में चले गए थे, तो जेडीयू के जो दावेदार थे उनको भी अपने साथ लेके चले। तो इस तरह से वहाँ पर कांटे की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है, और कोई त्रिकोणात्मक वहाँ नहीं है। वहाँ कोई त्रिकोणात्मक नहीं, सीधी लड़ाई है। जीत हार का अंतर जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा अजीत जेडीयू 20-19 वाली बात का। हाँ, कांटी में जेडीयू वहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है। और हम लोग जीत हार का तो बात नहीं करेंगे, जीत हार का नहीं, तो अनुमान है। और खास करके मतदाता जो वोट दिए वहाँ ना हम हैं ना आप हैं, हमारा एक जो मतदाताओं ने जो इनपुट दिया उस आधार पर हमने बात की। इसके हिसाब से वहाँ जेडीयू कहीं ना कहीं। अब अंतिम समय आ गया कि मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्र में यदि हम बात करें तो पिछली बार भी 6 और 5 रहा था, और इस बार भी मिला जुला के मामला उसी पर सेट है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बदलने की उम्मीद है, जैसे कहीं पर एनडीए जीत जाएगी तो कहीं राजद मतलब महागठबंधन जीत जाएगी। आपको क्या लग रहा है, 6-5 या कुछ और? ना, इस बार जो है 6-5 आपका है, लेकिन उसको आप एक तरह से 7-4 में भी वो 7-4 तो संभावना बन रही है। 6 और 7-4 का भी, 7 एनडीए और 4 यूपीए जो दिख रहा है। लेकिन अब मतदाता क्या मतदाता भी खुद क्या कमाल किए नहीं किए। लेकिन हम आपके पास 1 सेकंड में आते, क्या लगा संदीप जी, 6-5 या 7-4? कहीं 5-5-1 हो गया तो 5-5-1 निर्दलीय भी इस बार अशोक सिंह भी पारू निर्दलीय, उनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या होगा। तो बिल्कुल जो समीकरण और जो एग्जिट पोल के हिसाब से हमने मतदाताओं के इनपुट के हिसाब से बात की, तो तमाम जगह सीधी लड़ाई है। कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, तो कहीं कहीं जैसे पारू की बात करें तो वहां पर अशोक सिंह से लड़ाई हो गई। यानी अशोक सिंह निर्दलीय खड़ा होकर के जो निवर्तमान विधायक हैं वह लड़ाई में आ गए हैं। तो उस जगह पर कुछ सिनेरियो बदलने की उम्मीद है। लेकिन 6-5 या 7-4 7-4 और 6-5 आपका ठीक है, यही बेस रहेगा। और इसमें अगर कोई अंतर होता है तो फिर तो मतदाता मालिक है, वो अपना कहाँ किसको मत दिया। लेकिन जो ट्रेंड है बाजार में वही 7-4 का है, जिसको आप बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी साझा करने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले का एग्जिट पोल जो जनता से जुड़े वोटिंग के दिन से लेकर के और तमाम वोटिंग के बाद जनता से इनपुट आया, उस आधार पर बताया 6-5 या 7-4 मुजफ्फरपुर जिले का यही रहेगा हाल। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।